नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बहू जो घर का सारा काम अपनी सास से करवाती है, जब इसका पता उसके बेटी को चलता है तो क्या होता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। श्याम ने जब अपनी माँ की दशा ऐसी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने कंधा पे अपने बेटे के हाथ का स्पर्श महसूस कर आज उर्मिला जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला। जल्दी से अपने आंसुओं को समेटते हुए पलटी तो झूठे मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। श्याम एक टक अपनी माँ के चेहरे को निहार रहा था तो उर्मिला जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? श्याम नम आंखों से बोला, कितना माँ और कितना दर्द सहेंगे आप और कितना झूठ बोलेंगी। अपने बेटे के सामने आपने बताया क्यों नहीं कि आपके साथ कोमल? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल हो सकूं? या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा ही नहीं? कहते कहते दोनों माँ बेटे की आंखों नम हो गई तो सामने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। बस माँ बस, अब और नहीं, अब और दुख नहीं सहना है। श्याम ने अपनी माँ के आंसू पोंछ इतने में कोमल रसोई की तरह बाहर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक एक कप कॉफी नहीं बने तेरे से? या वहाँ भी घुटनों का बहाना लेकर सो गई? आगे बोलने की उसकी हिम्मत न हुई। सामने श्याम को देख उसकी सीटी पीटी जैसे गुल हो गई। कोमल ने आज पहली बार उर्मिला जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यह तो उसका रोज का काम था। अभी कुछ देर पहले की ही बात है जब उर्मिला जी दोपहर के समय हॉल में टीवी देख रही थी। बच्चे थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए थे और वह अपने कमरे में होमवर्क कर रहे थे, इसलिए वह कुछ देर टीवी देखते देखते अपने घुटनों के मालिश कर रही थी। तभी उनकी बहू कोमल अपनी किटी पार्टी से लौटे और उर्मिला जी को टीवी देखते हुए उसके तन बदन में आग लग गई। उन्हें झिझकते हुए बोली, मैं जब भी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती हूँ आप टीवी खोल कर बैठ जाती हैं। बिल क्या आपका मरा हुआ पति देगा आकर, और यह पंखा फुल स्पीड में खोल रखा है, पर आपको क्या पता कि घर कैसे चलता है। अब उठे, यहाँ से मैंने सुबह ही नहीं कवर बिछाए हैं और पैर पसार के बैठ गई, सारे कवर गंदे कर दिए। तो उर्मिला जी ने नीचे जमीन पर बैठ गई। आज बहू की बातें सुनकर उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। इतने में बहू फिर से दमकते हुए बोली, जाइए मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आइए, और बाकी का काम अभी किया या नहीं? उर्मिला जी अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठते हुए बोली, नहीं कोमल बेटा, मैंने बाकी का सारा काम कर दिया है। सब्जी, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब कर दिया, बस रोटियां बनानी बाकी है। मेरे घुटनों में दर्द ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए रोटियां तुम सेक लो बेटा। क्यों, आप क्या यहाँ बस रोटियां ही तोड़ने के लिए आई हैं? कोई काम को कह दो तो चार बहाने बनाने लगती हैं। अगर आपको मुझसे इतनी ही दुश्मनी है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जा सकती? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? मुझे भी सुकून से जीने दो। उर्मिला जी ने बोलना सही न समझा और चुपचाप आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रसोई की तरफ चल दी। अपनी मम्मी को तेज आवाज सुनकर बच्चे भी कमरे से बाहर आकर अपनी दादी को देख रहे थे। इतने में श्याम भी ऑफिस से आज जल्दी आ गया था। जब वो घर के बाहर था तो उसे कोमल की खिलाने की कुछ बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन क्या कह रही थी वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर के अंदर आया तो बच्चों को भी डरा सहमा देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ भी परेशान लग रही थी। बच्चे कभी अपने पिता की तरफ देखते तो कभी नोटबुक को देखते। श्याम वही बच्चों के पास बैठ गया। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी माँ दादी माँ से कुछ कह रही थी क्या? वह दादी माँ से हमेशा ऐसे ही लहजे में बातें करती हैं। बच्चे डर की वजह से कभी हाँ कभी ना में सिर हिलाने लगे।
श्याम ने विचार किया कि बच्चे भी अपनी बात को सच्चाई से नहीं रख पा रहे हैं। इसका मतलब घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता कि माँ के पास अच्छे से वक्त बिता सकूं। बस रात को ही कुछ समय मिलता है उनके पास 2 घड़ी बिताने का। जब से पापा का देहांत हुआ है माँ बड़ी अकेली हो गई है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि अपनी माँ को भी नहीं देख पाता। आज जो मैंने सुना है, क्या यह सब मेरी माँ रोज सुनती है? इसका खून खौलने लगा। उसको अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय ने जैसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया कि मैं अपनी माँ के लिए 2 वक्त का चैन से खाना भी नहीं दे सकता। फिर मेरे बेटे कहलाने का मतलब ही क्या है? लानत है मुझ जैसे बेटे पर। आज वह खुद को माँ का कसूरवार और कटघरे में खड़ा पा रहा था। उसको उस दिन के दिन याद आने लगे जब वो घर आता था और फिर लौट कर जाता था तो माँ कैसे सुनी आंखों से बहुत देर तक उसको देखती रहती थी। मुझे पता होता था कि वह अंदर से दुखी है और उस उम्र में भी वह बेचारी रसोई में काम करती थी। इस उम्र में तो लोगों को आराम और अपने बच्चों के सहारे की जरूरत होती है, मगर आज मैं अपनी माँ को अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब पापा थे तो माँ कितनी खुश थी। श्याम सोचते सोचते उसके सामने बीती हुई यादों का चलचित्र घूमने लगा। उर्मिला जी इतनी खुशबू से तो रसोई छोड़ो पूरा घर महक रहा। क्या क्या बनाया। हम तो अकेले प्राणियों के लिए जाकर पत्नी के कंधे को बड़े स्नेह से पकड़ते हुए रसोई में बने पकवान की तरफ नजर दौड़ाने लगे। राजकुमार जी, वाह जी, कितना कुछ बना लिए हैं, जैसे होली दिवाली के पकवान हो। अरे वाह, कहीं पकौड़े और मटर का पुलाव, देखो तो इधर, अच्छा जी, शाही पनीर, भिंडी की सब्जी, अरे सारे मेरी पसंद का खाना बनाया है। आज मुझ पर इतनी मेहरबानी। उर्मिला जी थोड़ी शर्मा गई। झुर्रीदार गालों पर गुलाबी आभा दौड़ गई। फिर बनावटी अंदाज में थोड़ा झुंझला कर बोली, हटो जी, क्या तुम भी भूल गए? आज महीने का दूसरा रविवार है। आज श्याम आता है हमारे पास। आज वह पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। यह मेरे लिए होली दिवाली से क्या कम है। राजकुमार जी उदास हो गए। उसी पल उनके चेहरे पर गुस्से और विषाद की रेखा से खींच गई। पत्नी के कंधे को छोड़ रसोई के स्लैब से सटकर खड़े हो गए, जैसे शरीर में जान ही ना हो। उर्मिला जी के चेहरे की तरफ देखकर बड़े धीरे से बोले, उर्मिला, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी जरूरत नहीं और उसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं? कहते हुए आंगन में जाकर बैठ गए। आराम कुर्सी पर पास रखे अखबार को अपने चेहरे पर लिया। शरीर कैसे निढाल सा बैठ गया उनका, जैसे जीवन शेष न हो। अंदर उर्मिला जी तुरंत अदरक काली मिर्च डालकर प्याली में चाय डालकर ले आई और कुर्सी खींचकर बगल में बैठ गई। पति के अखबार हटाया तो देखा राजकुमार जी की आंखों से किनारे से आंसू बह रहे थे। अपने आंचल से पूछते हुए वह भी रो पड़ी। अपने पापा को संभालते हुए सतर्क हुई, लेकिन अपने आए हुए दिनों में उन्होंने अपने पति की आंखों में आंसू कभी न देखे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू। क्या करते हो जी? खुद ही तो उसे बोला था अलग मकान लेकर रहने को, और तब तो मुझे बड़ी तसल्ली देते थे कि मैं बेकार ही रो रही हूँ। एक ही शरीर भी तो है, हम लोग रहते हैं, बस मोहल्ले का ही फर्क है ना। लगभग बिफरते हुए बोले, तो क्या करता? नहीं भेजता तो बहू क्या उसे इस घर में रहने देती चैन से? हर रोज कभी पुराने घर को लेकर तो कभी पुराने और बूढ़े हो चुके माँ बाप को लेकर लड़ती थी। वह तो क्या कहता कि रहो हमारे साथ और छोड़ दो बेबी को। सही तो था वह दिन। याद कर उर्मिला जी की रहो तक कांप गई। राजकुमार जी के हाथ में चाय का प्याला देकर रसोई में चली गई। कढ़ाई में सब्जी का तड़का अब जलने लगी था। जल्दी जल्दी उसे कढ़ाई से चलाकर उतारने के चक्कर में हाथ कढ़ाई में छू गया और उंगलियां जल गई, लेकिन मन के जलन ने आंखों में आंसू ला दिया। बैठ गई फर्श पर निढाल सी आंखों में तरते आंसू के पर्दे पर वह मनहूस दिन जैसे दिखने लगा। माँ किधर हो आप? देखो आज वह बड़ा सा घर ले लिया।
मैंने अब कोमल को भी शिकायत नहीं होगी और हम इकट्ठे रह सकेंगे। बेटे के लिए बड़ी खुशी और उससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कि बेटा इस लायक हो गया कि इतने बड़े शहर में घर खरीद लिया। उर्मिला जी जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगी। ईश्वर को भोग चढ़ाना था कि तभी कोमल आई। श्याम कुछ ही कपड़े पैक करेंगे, नए घर में मूव करेंगे। वैसे भी माँ पापा जी हैं यहाँ, जैसे ज़रूरत होगी तुम माँ पापा जी को लेकर आ जाना। बाकी घर फुल एंड फिनिश है ही। लेकिन माँ पापा यहाँ क्यों रहेंगे तुम सोचो। मुझे नहीं लगता यह लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहेंगे और तुम्हें परेशानी है तो तुम ले चलो इन्हें, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होगी। सपाट ढंग से इतनी कड़ी बात कह दी। कोमल ने तीनों स्तब्ध हो गए, लेकिन राजकुमार जी ने अचानक बोलना शुरू किया। श्याम तुम जाओ अपने घर में, हम अपने घर में रहेंगे और हाँ, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। श्याम ने पिता की इतनी सख्त बात कभी नहीं सुनी, जाकर पैरों में गिर गया। पापा आपने अपना निर्णय सुना दिया और कोमल ने जिद, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या पापा। तब रामकुमार जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ, एक ही शहर में तो हैं, आते जाते रहना, हो सके तो सुबह जरूर आना देखने की हम जिंदा हैं कि नहीं। तब भी श्याम नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस दिन कोमल ने रात भर कितना बवाल किया। रामकुमार जी हाथ जोड़कर बेटे के सामने खड़े हो गए थे। चले जा बेटे, तेरे अच्छे बेटे होने पर हमें कोई संदेश नहीं। बस चाहता हूँ वो रिश्ता जो अभी अभी बना है वह हमारी वजह से ना टूटे। अपने रिश्ते को समय दो, नहीं संभाल पाए तो मैं जिद नहीं करूँगा, लेकिन बेटा एक कोशिश तो बनती है ना। कहते हुए बेटे को सीने से चिपका लिया राजकुमार ने। बस फिर क्या था, एक हफ्ते बाद दोनों शिफ्ट हो गए, लेकिन श्याम रोज सुबह शाम दूध, ब्रेड और ज़रूरत का सामान लेकर आता और माँ पापा के साथ चाय पीकर जाता। माँ पापा की हर ज़रूरत पर कुछ ही मिनटों में हाजिर हो जाता। महीनों में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, ऑफिस आते जाते यूं ही कभी घर पहुँच जाना। महीने के हर दूसरे रविवार पूरे दिन और रात माँ के साथ बिताना। वह एक दिन हर महीने का दोनों की होली दिवाली सा होता। लेकिन आज पति की आंखों में आंसू देख उर्मिला जी भी रोने लगी। उंगलियों की जलन से भारी मन की जलन थी। उर्मिला उर्मिला जरा इधर आना तो देखो हमारा राम आया है। पति की आवाज़ सुन भाग कर गई। आंगन में अजय खड़ा था, जाकर बेटे के गले लग गई। राजकुमार जी को विषाद, दुख, सब कुछ जैसा हो गया। उम्र के थपेड़ों के तापमान से सुखी चुकी आंखों में झिलमिल से ख्वाब जन्म लेने लगे। श्याम को सामने देख माँ पापा के जैसे सारे दुख दर्द खुशी में बदल जाते थे। फिर दोनों पति पत्नी एक हफ्ते तक खुश नजर आते, लेकिन एक दिन पापा को हार्ट अटैक आया और वह माँ को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। उर्मिला जी तो एकदम से अकेली हो गई थी, तो श्याम माँ को अपने साथ ले आया था। श्याम वहां से उठकर सीधा माँ के पास पहुंचा तो माँ की ऐसी हालत देख उसकी आंखों से आंसू आ गए। श्याम अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, माँ आपको मेरी कसम, आज आप झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी नामौजूदगी में मुझे सच सच बताइए कि आपके साथ यहाँ क्या क्या होता है। उर्मिला जी नम आँखों से बोली, मैं बहू से कुछ भी पूछती हूँ तो वह पलट कर जवाब देती है, बुढ़िया तू चुपचाप रह, तुझे इससे क्या मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। क्या मेरी अब इस घर में इतनी पूछ नहीं बेटा। बहू एक बार मुझे कुछ करने से पहले बताती भी नहीं, सलाह लेना तो दूर की बात। अरे हम तो घर के छोटे से छोटे काम भी तेरी दादी की सलाह के बिना पूछे नहीं करते थे। जब भी मैं अपनी सास से कुछ पूछती थी तो कैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, मान सम्मान की। और तेरी दादी भी मुझे अपने पूरे तजुर्बे के अनुसार सलाह देती थी, लेकिन कोमल बहू के लिए तो मैं सिर्फ इस घर का फालतू सामान के अलावा कुछ नहीं हूँ। जब तक घर में तुम रहते हो तब तक वह थोड़ा बहुत दिखावा करती है, लेकिन तुम्हारे जाते ही वह मेरी तरफ से बिल्कुल नज़र फेर लेती है। अगर तुम कभी मुझे मेरी मनपसंद चीज़ लाकर दे देते हो तो बहू इस बात पर तुम्हारे जाने के बाद कलह
कर देते हैं, इसलिए मैं ही आगे बढ़कर तुमसे कहती हूँ, मुझसे ये चीज़ें हजम नहीं होती, मत लाया करो। मैं बहू की कितनी ही बातों को अनदेखा करती हूँ, लेकिन बहू अपनी ओछी हरकतें करने से बाज नहीं आती। अब बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी हैं। बाहर से कुछ खाने का सामान मंगवाती हैं तो बच्चे मुझसे छुपा कर लाते हैं और मेरे लेट जाने के बाद ही खाते हैं। जब भी वहाँ किसी के साथ बैठी होती तो बच्चे मेरे आसपास मंडराते रहते और इस बात का ध्यान रखते कि दादी अपनी सहेलियों के साथ क्या क्या बातें कर रही हैं। एक दो बार उर्मिला जी ने बच्चों को खाने पीने की चीज़ ले जाते हुए देखकर पूछा, भी क्या ले जा रहे हो? तो बच्चे बात बनाते हुए बोले, दादी घर का सामान है, हम इसलिए वहाँ बैठे हैं कि अगर आपको या आपकी सहेली को कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ ना लगानी पड़े। उर्मिला जी की वही एक दो पड़ोसी से जान पहचान हो गई थी, बस वही उनसे मिलने आ जाया करती थी। वह भी सब समझती थी क्योंकि सभी ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे, लेकिन कहती कुछ नहीं कहकर वो उर्मिला जी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। एक दो बार उर्मिला जी ने उन्हें समझाना भी चाहा, अच्छा लगता है क्या? छोटे बच्चों को तुम इस तरह देखती रखती हो क्या? मैंने खाने पीने की चीज़ें नहीं देखी, मुझसे यह दुराव छुपाओ क्यों? अगर तुम मेरे सामने से कुछ लेकर जाओगी तो क्या मैं बिना दिए छीन कर खा लूँगी? उनकी समझाने का भी उनकी बहू उल्टा अर्थ लेती है और उन पर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाती। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात गलत लगती है। आजकल के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो देखते हैं वही करते हैं। रही बात खाने पीने की, तो आपको यह बातें शोभा नहीं देती। अरे अपनी उम्र तो देखिए, इस उम्र में भी चटोरापन करोगी तो हमारे ही सिर पर आफत आएगी। आपको क्या, आप तो बिस्तर पर पड़ जाओगी। उर्मिला जी गुस्से में बोली, बहू मैं चटोरापन करती तो जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम हर महीने गिनती हो और जो इतना बड़ा घर लिए बैठी हो, वह सब ना होता। हाँ सही बात है, आजकल बच्चे तेज हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस बात का ध्यान रखना। शायद तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं रहूं या न रहूं। और तुम्हारे जाने के बाद बहू बाहर सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है और पूरा घर का काम मुझ पर छोड़ जाती है, और अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो उल्टा मुझे ही चार बातें सुनाती है। कहते हुए उर्मिला जी की आंखें गीली हो गई। इतनी भी कोमल दूसरे कमरे की तरफ बाहर से ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक तुझसे एक कप कॉफी नहीं बनी या रसोई में ही घुटनों के दर्द का बहाना लेकर सो गई? आगे बोलने की उसकी हिम्मत न हुई। सामने श्याम को देख उसके जैसे पीटी गुम हो गई। श्याम ने गुस्से में खींचकर एक तमाचा कोमल के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? एक थप्पड़ से कोमल एकदम से सक पका कर कांपती हुई आवाज में बोली, अरे आप कब आए? श्याम ने कड़क लहजे में कहा, मैं तभी आ गया जब तुम माँ से उठपटांग बातें कर रही थी। सब तो मुझे था, लेकिन आज कानों से सुना तो यकीन हो गया। काम वाली को भी लगता है कि वह बीमार नहीं है, तुमने ही उसको जानबूझकर छुट्टी दे दी है। आखिर तुम कितना करोगी, कितना गिरोगी? यह घर गाड़ी मेरी जिंदगी, इस घर पर सिर्फ मेरी माँ का हक है। इस माँ ने मुझे मेरी माँ के मरने के बाद मेरी दाहिनी हालत देखकर अपना लिया था। अपनाया ही नहीं, पूरे 5 साल तक मेरा इलाज भी करवाया। मेरी उस बाप और सौतेले माँ ने मरने के लिए दादी की गोद में डाल दिया। मुझे अपनाने से पहले सिर्फ इस घर में उर्मिला, माँ, ताई जी, असली हक उन्हीं का है। माँ ने दूसरा बच्चा भी इसलिए नहीं पैदा किया कि कहीं उनके प्यार और मेरे इलाज में कमी ना आ जाए। अगर सुन सको तो सुनो कोमल, मैं माँ के देवर की औलाद हूँ, जिन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। माँ ने मुझे बड़ी माँ होकर भी माँ का प्यार दिया। सौतेलेपन के दंश इन्हीं की ममता ने बचाया। इसमें गलती मेरी है जो मैंने खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास किया। कितनी भी जिंदगी दौड़ भाग करवाती, लेकिन अपनी माँ के दुखों का ख्याल मुझे रखना चाहिए था। अभी मैं जिंदा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उनका बेटा खुद उनकी सेवा करने के लिए सक्षम है। इतना कहकर श्याम अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फपक कर रोने लगा। बच्चे भी दादी और पापा को देखकर रोने लगे। कोमल को आज खुद से
मंगलानी हुए। उसका सिर शर्म से कटा जा रहा था। वह अपनी सास के पैरों में गिर कर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन श्याम ने उसे माँ के कमरे से बाहर निकल जाने की हिदायत दे दी। माँ ने श्याम को माफ कर दिया। माँ को ना धन चाहिए, ना हीरे जवाहरात, उसे तो बस अपने बच्चों की मुस्कुराहट चाहिए, जिसे पाकर उर्मिला आनंद से भर गई थी। यही तो चाहिए था। उन बुरी आंखों को श्याम ने अपनी पत्नी को आज तक माफ नहीं किया, और इतने सालों बाद आज उनकी वही बहू इतने बड़े मकान के पिछले कमरे में अकेली थी। उनका वही लाडला बेटा जिसे उसने अपनी दादी से चीजें छुपाकर लाने की शिक्षा दी थी, उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करता हुआ रोज अपनी बीवी के लिए खाने पीने की चीजों के अलावा कपड़े लेकर आता। हाँ, उसी अंदाज में जैसे उसने सिखाया था। जब दादी का कमरा खुला हो तो उनके कमरे के आगे से मत आना। अगर वह सामने पड़ जाए तो सामान को पीछे छुपा लेना। सच आज उसकी सास यानी कि उर्मिला जी नहीं है उसे यह सब याद दिलाने के लिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। उनका पोता उसे भूलने ही नहीं देता। उसके पास तो अपनी सास की तरह अच्छी सहेलियां भी तो नहीं, क्योंकि उसने अपने पैसों के मत में कभी पड़ोसी व रिश्तेदारों से बनाकर ही नहीं रखी। अब तो उसका बुढ़ापा और अकेलापन यही उसके दो साथी हैं, और आपकी बातें याद दिलाने के लिए उनका सारा प्यारा लाडला बेटा था। दोस्तों, आज बुजुर्गों का अपने ही घर में बहुत बुरा हाल हो रहा है। उन्हें उपेक्षित करना या वृद्धाश्रम में छोड़कर आना एक दिन समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। अब दिनों दिन पारिवारिक दायित्व का पालन करने में हम लोग फेल हो रहे हैं, जबकि हम सबका दायित्व है समाज को नैतिक मानवीय मूल्यों पर विश्वास के साथ मिलकर अग्रसर करें, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। नहीं तो इंसान और जानवर में भेद मिट जाएगा। हम समाज में रहते हुए भी सामाजिक जानवर बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, श्याम ने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि तरीके की और भी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। पूरा वीडियो देखने